हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, आज की क्लास 11th और 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन एक क्लास हमें लगता है कि हर उस स्टूडेंट को जाननी चाहिए, पढ़नी चाहिए जो केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हों, या यूँ समझिए कि आज हम एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो केमिस्ट्री के बेसिक्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यानी कि हम शुरू करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना या परमाणु संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात आप करते हो। बच्चों, हमने ये जरूर आपसे बात डिस्कस की होगी कि अगर आपको केमिस्ट्री सीखनी है तो जो आपके 11th का फर्स्ट चैप्टर है या जो 9th वगैरह में बेसिक चैप्टर्स होते हैं जिसमें आप स्टेट ऑफ मैटर, द्रव्य की अवस्थाएं वगैरह सीखते हो, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में जानते हो, परमाणु अणु के बारे में जानते हो, और उसके बाद आप 3 चैप्टर्स मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, दूसरी चीज परमाणु संरचना के बाद दूसरा चैप्टर होता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या जनरली जिसे बच्चे पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, आवर्त सारणी। और तीसरा चैप्टर एक केमिकल बॉन्डिंग या जिसको सिंपली वैलेंसी भी बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग एंड वैलेंसी मतलब रासायनिक आबंधन एवं संयोजकता। ये चैप्टर्स अगर आप तैयार कर लेते हैं तो ये बैकबोन है केमिस्ट्री के, पूरे रसायन विज्ञान की रीढ़ है। जब आप कोई भी चीज कोई सब्जेक्ट तैयार करना शुरू करते हो, जैसे आपने मैथ सीखा तो क्या आप नंबर सिस्टम तैयार करते हो, नंबर सिस्टम के बाद आप आगे थोड़े थोड़े कैलकुलेशन सीखते हुए आगे बढ़ते हो, कुछ में उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक, इसी के ऑर्डर में आपको आगे बढ़ना है। आप अपने चैप्टर्स के लफड़े में मत पड़िएगा कि आप अगर 12th में है तो आपको फला चैप्टर, आपको केमिस्ट्री नहीं आ रही है, आप 12th में पहुंच गए हैं, केमिस्ट्री में आपका मन नहीं लगता है, तो आप कोशिश ये करिए कि इन 3 चैप्टर्स को आप जितना जल्दी हो कवर कर ले जाइए। तो आपका जो भी कमजोरियां हैं केमिस्ट्री की, जो वीकनेस हैं वो दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये 3 चैप्टर्स आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझते हो कि आपने इसके पहले चैप्टर जो एकदम फंडामेंटल था, आपके बुक्स में सेकेंड चैप्टर होगा नंबर वाइज देखें तो। फर्स्ट चैप्टर में आपने एटम के बारे में जाना था कि एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, परमाणु और अणु क्या है। इसमें आप जानते हो कि एटम के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है, उनका अरेंजमेंट क्या है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे सेल्स में, कोषों में कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम जान जाते हैं तो फिर आप पढ़ेंगे एलिमेंट्स के बारे में कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं और वो उनकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में उनका स्थान क्या है। अगर आप पोजीशंस जान गए तो फिर आप बता ले जाते हो उनकी जनरल प्रॉपर्टीज, उनके सामान्य गुणों को जान जाते हैं आप। और फिर इसके बाद हम ये सीखते हैं कि कोई एक एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन होगा, जब जुड़ेगा कोई जब जुड़ेंगे 2 परमाणु तो वो किस ढंग से जुड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन लेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग, पारस्परिक साझेदारी करेंगे, क्या करेंगे वो आपस में जुड़ने के दौरान। तो ये 3 चैप्टर्स जाने बिना केमिस्ट्री नहीं सीखी जा सकती है बेटा। और अगर आपको केमिस्ट्री में मन लगाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, और हम लोग आने वाले दिनों में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस ऑर्डर में आप बढ़ेंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना की बात करेंगे हम लोग। बात आती है कि आपने पढ़ा था कि परमाणु क्या है, इसकी डिफिनीशन हम लोगों ने पिछली क्लासेस में लिया। परमाणु के संरचना की बात, एटम के स्ट्रक्चर की बात अगर देखें, मतलब मैटर के अंदर झांकना, जैसे मान लीजिए मार्कर है, इस मार्कर के अंदर भी एटम होंगे, परमाणुओं से मिलकर ये मैटर बना है, आपने बात की थी। जैसे बोर्ड है, इसके अंदर भी एटम्स होंगे, परमाणु होंगे। तो परमाणु के अंदर क्या चीजें हैं, ये चीज तो यूं देखा जाए तो सबसे पहले महर्षि कणद ने सबसे पहले परमाणु की बात की। हिंदी में ही हम बात करेंगे इसकी, इंग्लिश वाले बच्चे भी इसको परम अणु ही समझ के चलें।
एटम, जो आज का एटम है, तब इसको बोला गया महर्षि कणद ने 500 BC बिफोर क्राइस्ट, 500 साल पहले। मतलब आज से कितने हो गए, आप 2022 में हम लोग हैं, इससे लगभग 2000 साल पहले फर्स्ट एडी, उससे भी 500 साल पहले, लगभग ये समझ लीजिए टोटल गैप 2500 साल का गैप है ना। इतने दिनों पहले 500 BC में ही महर्षि कणद ने बताया कि हर एक द्रव्य, द्रव्य मतलब मैटर, हर एक पदार्थ जो है परम अणु से मिलकर बना है। परम मीन्स होता है बेटा स्मॉलेस्ट, अणु मीन्स होता है पार्टिकल। मतलब कोई भी मैटर आप लेंगे, कोई भी द्रव्य लेंगे, तो वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होगा। वही जो छोटे कण हैं वो कहलाते हैं परम अणु, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। मजेदार बात बेटा ये है कि महर्षि कणद ने न सिर्फ ये बताया कि मैटर के अंदर ये एटम क्या है, एटम उन्होंने नाम नहीं दिया, ये तो डाल्टन साहब ने दिया है ना, परमाणु जो उन्होंने बताया, वो ये भी बताया कि परमाणु के अंदर, एटम के अंदर 22 टाइप के और भी पार्टिकल्स हैं। मतलब ये मैटर के अंदर एटम तो है ही, उस एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल्स को क्या कहा जाएगा अभी हम आगे जानेंगे। कुछ उसमें फंडामेंटल होंगे, मूल कण होंगे जो हर एक परमाणु में पाए जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो परमाणु में टेम्पररली आते हैं कि अभी आए, अनस्टेबल पार्टिकल्स होंगे, अस्थायी कण आए फिर खत्म हो गए, आपस में बदल गए, ठीक है। लेकिन कुछ कण तो रहते ही हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, आप जानते हो आज के वक्त में। तो महर्षि कणद ने यह बताया कि द्रव्य के अंदर कुछ छोटे कण हैं जिनको हम परमाणु बोलेंगे। परमाणु क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटे हैं। छोटे मतलब स्मॉलेस्ट, परम, पार्टिकल, अणु, ये चीज। लेकिन चूंकि हमारे इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम था नहीं कि उसको हम कंजर्व कर सकें, उस नॉलेज को, उसको प्रसारित करने का तरीका नहीं हमें पता था, संस्कृत का यूज होता था, तो इस वजह से वो चीज़ें फेमस नहीं हो सकी। फिर मॉडर्न वर्ल्ड में दुनिया के सामने देखा जाए तो सबसे पहले, अगर महर्षि कणद वाली बात को छोड़ दें पीछे, तो सबसे पहले एटम के बारे में बात किया सर जॉन डाल्टन ने। इंग्लिश केमिस्ट थे, केमिस्ट, फिजिक्सिस्ट आपको इस चैप्टर में भौतिक वैज्ञानिक भी मिलेंगे, रसायन विज्ञान वाले भी मिलेंगे। तो एटम की बात 1808 एडी में बच्चों सबसे पहले किया जॉन डाल्टन ने। सर जॉन डाल्टन ने कब? 1808 एडी। अभी हम लोग कहां पे हैं? 2022 एडी। महर्षि कणद ने कब अपनी थियरी दी? 500 BC। मतलब ये 2300 साल बाद, 23 इयर्स के बाद महर्षि कणद के सिद्धांत देने के बाद, थियरी देने के बाद, किसने? सर जॉन डाल्टन ने 1808 एडी में एटम के बारे में बात की, परमाणु के बारे में बात की। मतलब यूं समझिए कि मॉडर्न वर्ल्ड में, आधुनिक युग में, सर जॉन डाल्टन पहले शख्स थे जिन्होंने मैटर के अंदर की बात में कुछ इंटरेस्ट दिखाया कि ये द्रव्य है, द्रव्य के अंदर जो कण हैं वो कौन है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है। मतलब मैटर के अंदर, द्रव्य के अंदर के कणों के गुण, संरचना आदि के बारे में पढ़ने की जो पहली कोशिश हुई वो सर जॉन डाल्टन के द्वारा हुई 1808 एडी में। 1808 ईस्वी जिसको आप बोलते हो, हिंदी के बच्चे ईस्वी समझते होंगे, इसका मतलब ईसा पूर्व होता है बेटा, है ना, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट। तो ये चीज हो गया। तो 1808 एडी में सर जॉन डाल्टन ने जब एटम के बारे में कुछ बातें बताई, तो वो सारी बातें अगर हम कंपाइल करते हैं, एक जगह इकट्ठा लिखें, तो उस कलेक्शन को, उस संग्रह को नाम दिया जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन का परमाणुवाद। डाल्टन का परमाणुवाद मतलब एटम से संबंधित जो भी बातें थी उनको इकट्ठा करके डाल्टन ने बताया। और एक समझने वाली बात यह है
कि डाल्टन ने एज सच कोई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए इससे रिलेटेड। ये नहीं कि एटम के बारे में जो भी बातें बता रहे हैं एक तरह से पास्टुलेट्स थे। पास्टुलेट्स मतलब एजम्पशन, संकल्पनाएं थी, बहुत ज़्यादा कुछ इन्होंने प्रयोग नहीं किए थे इसको बताने के लिए। तो ये जो एटम के बारे में बता रहे हैं डाल्टन, वो सब मिला के परमाणुवाद कहा जाएगा, एटॉमिक थियरी कही जाएगी। ये पहली एटॉमिक थियरी है बेटा। तो इसमें इन्होंने क्या बताया, तो वही महर्षि कणद वाली ही बात पहली कि भाई कोई भी द्रव्य है, कोई भी पदार्थ है, हर एक पदार्थ का जो निर्माण है, मैं बोलूँगा इसमें हम बहुत ज़्यादा लिख नहीं सकेंगे। अगर आप नोट्स बनाना चाहेंगे तो आप इस पे स्पीड स्लो करके आप नोट्स बना सकते हो बच्चों, है ना। हम लोग यहाँ जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे खूब ज़्यादा। तो पहली चीज़ इन्होंने भी वही बात बताई कि कोई भी मैटर है, कोई भी द्रव्य है, इसका निर्माण जो होगा ये बनेगा किससे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल से, कुछ छोटे टीनी पार्टिकल से बनता है। छोटे छोटे टीनी मतलब छोटे कणों से, सूक्ष्म कणों से बनता है, जिन सूक्ष्म कणों को क्या नाम दिया जाएगा, एटम नाम दिया जाएगा। मतलब ये मान लो कोई मैटर है तो ये बहुत छोटे छोटे जो हमें विजिबल नहीं है, ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं इन्हीं को आप बोलोगे एटम, परमाणु बोलेंगे आप। कोई भी द्रव्य है उसका निर्माण बहुत ही छोटे छोटे कणों से, सूक्ष्मतम कणों से होता है, उनको हम नाम देते हैं एटम का। अब एटम क्यों बोला गया बेटा, एटम को बेटा ग्रीक लैंग्वेज में एटम का मतलब होता है अनकट। क्या होता है, अनकट। अनकट मतलब अनडिविजिबल। अनडिविजिबल मतलब हिंदी में अविभाज्य। तो इन्होंने एटम को, मतलब जो कण मिल रहा है, जो पार्टिकल मिल रहा है, उसको एटम नाम क्यों दे रहे हैं ये, इसको एटम नाम देने के पीछे वजह ये थी कि पहली बात तो डाल्टन ने ये बताया कि हर एक जो भी द्रव्य होगा उसका निर्माण उसका निर्माण जो है छोटे छोटे कणों से होगा। वो कण छोटे तो हैं ही, दूसरी बात ये है कि वो अनडिविजिबल हैं, कि मतलब ये बता रहे हैं कि मान लो ये मैटर है, इस मैटर के अंदर छोटे छोटे कण हैं जिनको आप एटम या परमाणु बोल रहे हो। तो डाल्टन के अकॉर्डिंग अब एटम से छोटा कुछ नहीं है, मतलब एटम को आप नहीं बांट सकते हैं, एटम के अंदर से दूसरा कोई पार्टिकल आप नहीं निकाल पाएंगे। आगे चल के गलत भी होंगे कुछ पॉइंट्स में, जिनमें एक पॉइंट ये भी गलत होगा कि जब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या बाकी के अस्थायी कण, अनस्टेबल पार्टिकल्स खोज लेंगे तो डाल्टन बेचारे वहां गलत हो जाते हैं कि भाई तब एटम अनकट नहीं रह जाएगा। मतलब इस एटम नाम कहां से आया, एटम है अनडिविजिबल, एटम को आप बांट नहीं सकते हो। बांट नहीं सकते हो मतलब एटम के अंदर से कोई और पार्टिकल नहीं निकाल सकते हो आप, इसलिए अनकट है। अनकट होने का मतलब इसको अनकट की जो ग्रीक कन्वर्जन होता है एटम। तो आज अगर देखा जाए तो एटम नहीं रह गया, लेकिन डाल्टन साहब के सम्मान में हम आज भी एटम ही बुलाते हैं बेटा, नहीं तो आज तो एटम को आप बांट ले रहे हैं ना। तो पहला पॉइंट कि ईच मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स नोन एज एटम। हर एक द्रव्य का निर्माण सूक्ष्म कणों से, बहुत ही सूक्ष्म कणों से होता है, जिन्हें परमाणु बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। दूसरी बात कि परमाणु अविभाज्य होता है, एटम इज अनकट, एटम इज अनडिविजिबल। तीसरी बात आते हैं बेटा, ये दो बातें क्लियर हैं। थर्ड पॉइंट ये है, एटम इज अ स्फेरिकल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। मतलब परमाणु क्या है, गोलाकार है और विद्युत उदासीन कण है। देखिए अब ये पॉइंट डाल्टन का आज भी सही है। मतलब ये है कि अगर एटम के ज्योमेट्रिकल शेप की बात करें, ज्यामिति आकृति की बात करें, तो ये गोले के आकार का है, स्फीयर होता है बेटा। दूसरी बात क्या है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब किसी भी एटम पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई आवेश, धन आवेश या ऋण आवेश, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो 3 पॉइंट, पहली बात कि हर एक मैटर स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बनेगा जो एटम कहे जाएंगे, छोटे कणों से मिलकर बना जो परमाणु कहना है, परमाणु अविभाज्य हुआ, एटम अनडिविजिबल हुआ। थर्ड पॉइंट, एटम क्या है,
स्फेरिकल है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। फोर्थ पॉइंट ये है कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना तो आप परमाणु को उत्पन्न कर पाएंगे, ना ही परमाणु को नष्ट कर पाएंगे। ये नहीं कि आज मम्मी ऐसा करो, जरा 1 kg सोडियम बना दो, मम्मी गई किचन में मिलाया उलाया कर लो बेटा सोडियम बन गया, है ना। आज बेटे का मन कर रहा है गोल्ड की चेन पहनेंगे, तो पापा को फोन किया, पापा जरा गोल्ड एटम्स बना दो। वो गोल्ड कहीं से खरीद के ला सकते हैं, समझ रहे। या किसी मटेरियल को चेंज किया जा सकता है गोल्ड में, या अर्थ सरफेस से निकाला, उसको हमने प्यूरिफाई किया मेटलर्जी के जरिए और हमने गोल्ड पा लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लैब में गए, आज आपका मन कर रहा है गोल्ड बनाने के लिए, तो आप किसी मैटर को बदलेंगे ही। आप अपने पास से एटम को जन्म नहीं दे सकते। आप ये नहीं कि मन की आज जब मन में आया तब एटम हम खत्म कर देंगे। अरे यार, एटम खत्म कर देंगे अगर हम, परमाणु खत्म करने की अगर हमारी हैसियत हो जाए, तो सोचो कि हम दुनिया खत्म कर सकते हैं, है ना। एटम खत्म किया तो मैटर खत्म कर सकते हैं, मैटर खत्म किया तो दुनिया खत्म कर दी। तो ना ही आप एटम बना सकते हो, नहीं थैनोस हो जाओगे, है ना। तो ना एटम आप बना सकते हो, ना ही एटम को आप खत्म कर सकते हो। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना हम परमाणु को, हमारी कैपेबिलिटी की बात नहीं है कि हम एटम को बना लें या एटम को डिस्ट्रॉय कर दें, है ना। आपको एक बात बताएं इंटरेस्टिंग, कि एक जेनेवा में एक एक्सपेरिमेंट, आप इसको सर्च करिएगा, सर्न, एक महाप्रलय वाला आपने सुना होगा खबर की, एक मशीन है 21 किलोमीटर लॉन्ग, उसमें बिग बैंग एक्सप्लोजन जो हुआ था, जिससे यूनिवर्स बना, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो जो सिचुएशन उस समय आपने पढ़ा होगा कि बहुत छोटे से कण से इतना बड़ा यूनिवर्स बना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट निकला, उसी से चांद तारे बने, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट वहाँ पे सर्न में एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि वैसा ही बिग बैंग एक्सप्लोजन करा के गॉड पार्टिकल, मतलब जिन कणों से पूरा ब्रह्मांड बना उनको गॉड पार्टिकल का नाम दिया जा रहा है। तो गॉड पार्टिकल्स बनाए जाएं। तो आप इसको सर्च करिएगा और पढ़िएगा कभी गूगल वगैरह पे, तो आपको बड़ा मजा आने वाला है। या यूट्यूब पे ही आप देखेंगे कि सर्न वाली जो मशीन है वो क्या है, कैसे एटम बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये पॉइंट अभी तक फिलहाल, एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब ना परमाणु को आप उत्पन्न कर सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो अभी तक। अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल होता है सर्न का, तो हो सकता है ये बात आगे चल के सही ना रह जाए, बट टिल डेट आपको यही बात माननी होगी कि आप एटम ना बना सकते हैं, ना ही एटम को आपके बस की बात या हमारे बस की बात या किसी के बस की बात ये नहीं है कि एटम को डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए, अभी और भी पॉइंट्स बचे हुए हैं। 5th पॉइंट ये है कि डाल्टन ने ये बताया कि किसी भी एटम का जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, जो मूल लक्षण है किसी परमाणु का, वो उसका परमाणु भार है। जैसे हम आप हैं, हमारी एक पहचान है ना, खास पहचान, जो एकदम फंडामेंटल कैरेक्टर हो। तो एटम का जो फंडामेंटल कैरेक्टर इन्होंने बताया कि एटम्स फंडामेंटल कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इनके हिसाब से एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास होता है बेटा, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार होता है। मतलब डाल्टन के हिसाब से किसी भी परमाणु का जो मूल लक्षण होता है वो उसका परमाणु भार होता है। आगे ये बात भी गलत होगी, परमाणु भार किसी, जैसे कार्बन ही है, कार्बन का मास 12, 13, 14 तीनों मिलता है, तो ये आगे चल के बात बदल जाएगी। नहीं, किसी एटम की जो पहचान है वो उसका मास नहीं, बल्कि आगे आप पढ़ेंगे एक टर्म एटॉमिक नंबर, उसका परमाणु क्रमांक होता है, जो परमाणु संख्या होती है वो उसकी मेन पहचान होती है। फंडामेंटल कैरेक्टर क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है, ना कि एटॉमिक मास होता है। भाई डाइटिंग कर लिया मास बदल गया, है ना, या खूब खा लिया मास बढ़ गया, तो मास हमारी पहचान नहीं हो सकती, है ना। वैसे एटम की पहचान मास नहीं हो सकती। तो अब हम लोग 6th पॉइंट समझते हैं। 6th पॉइंट, डाल्टन ने यह बताया कि किसी भी एटम
अगर हम कोई एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे आपने सोडियम लिया, इसके तमाम एटम्स आप ले लो, या आयरन आपने ले लिया, इसके बहुत सेवरल एटम्स ले लो आप, तो ये जितने भी एटम्स होंगे इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, सब के सब सेम होंगे। मतलब एक ही तत्व है, उसके अगर आप विभिन्न परमाणु ले रहे हैं तो उन सभी की प्रॉपर्टीज, उन सभी का गुण एक जैसा होगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टीज। एक ही प्रकार के तत्व के सभी परमाणुओं का गुण समान होता है। अब ये बात सही है गलत है, आगे अभी हम लोग फिर इसको डिस्कस करेंगे। और फिर इन्होंने दूसरी बातें बताई कि मान लो आपने दो अलग अलग एलिमेंट लिए, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन ले लिया, यहां केवल एक एलिमेंट का डिस्कशन था, ठीक है। अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा हो तो किसी एक को मिटा दो आप। हम यहां पे बातें कर रहे हैं कि जैसे सोडियम है तो सोडियम के डिफरेंट एलिमेंट्स एटम्स लेंगे, ये सोडियम तत्व है तो इसके सभी एलिमेंट्स, सभी एटम्स की प्रॉपर्टी एक ही रहेगी। लेकिन अगर दो अलग अलग तत्व आपने लिया तो इन दोनों लोगों में से एक एक एटम आपने ले लिया तो इन दोनों एटम्स में कुछ भी सेम होने वाला नहीं है। मतलब डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैज नो एनी सिमिलैरिटी। दो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता नहीं मिलेगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? मतलब जैसे दो अलग अलग आदमी हैं तो डाल्टन के हिसाब से उनमें कुछ नहीं मिलने वाला, चेहरा, नाम, बाल का कलर कुछ नहीं मिलेगा। और ये कह रहे हैं कि अगर एक आदमी है, उसके जैसे मान लो दो बाल ले लिए या दो उंगलियां ले रहे हैं तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। मतलब एक एलिमेंट है, उसके अंदर जो एटम्स हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। और दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लो एक मार्कर है, इसके कंपोनेंट्स जो हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, और दो अलग अलग मार्कर हैं तो इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है एटम के लेवल पे। तो ये बात भी अभी जब आप आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि यहां क्या लोचा था। और जो लास्ट पॉइंट इनका था वो ये था, ये बात जरूर आप गौर करेंगे कि एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स की प्रॉपर्टी सेम, दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स की कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं, सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट है ना, डाल्टन के अकॉर्डिंग। फिर क्या हुआ, 8th पॉइंट इनका यह है कि मान लो टू डिफरेंट एलिमेंट या मोर देन टू एलिमेंट्स के कुछ एटम्स आपस में अगर कंबाइन होंगे सिंपल रेशियो में तो वो बनाते हैं बेटा कंपाउंड एटम। जैसे टू एलिमेंट्स ए के एंड सिंगल बी, ये मिला A2B बना, ये एटम है, ये एटम है, और इसको नाम इन्होंने दिया कंपाउंड एटम। मतलब ये परमाणु है, ये परमाणु है, और इनके हिसाब से ये यौगिक परमाणु है। मतलब ये टू और मोर एलिमेंट्स एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो, जैसे यहां रेशियो 2:1 है। एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम। बेटा आज इसको आप बोलते हो मॉलिक्यूल, और बोलते हैं मतलब कंपाउंड एटम नहीं बल्कि क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। लेकिन वो आगे चल के डाल्टन क्या कह रहे हैं कि क्या बनता है, कंपाउंड एटम बनता है। मतलब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु सरल पूर्णांक में संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। तो ये कहानी थी डाल्टन एटॉमिक थियरी की। डाल्टन हमने बात की थी शुरू में ही कि इन्होंने कुछ संकल्पनाएं दी, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए। 1808 AD की बात थी, 1808 ईस्वी की बात थी। बात आगे चली, 1869 में कैथोड रेज की खोज होगी, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, ये हम आने वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद बेटा बैक टू बैक खोज होती जाएंगी, बैक टू बैक डिस्कवरीज होंगी, एनोड रेज, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, ठीक है। तो तमाम खोजों के बाद बेटा बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। डाल्टन के कुछ पॉइंट्स ही सही रह जाते हैं जो अब तक सही हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स बीच में बदलने पड़े, वो गलत प्रूव हो गए, डिसअप्रूव हो गए। तो डाल्टन के पॉइंट्स जो सही थे उनको लिखिए, और जो सुधार हुए, जो नई नई खोजें होती गई, उन सब को अगर इकट्ठा कर लिया जाए
तब जो हमको परमाणुवाद मिलता है, जो हमें एटॉमिक थियरी मिलती है, उसको हम नाम देते हैं बेटा मॉडर्न एटॉमिक थियरी। कौन सी थियरी? मॉडर्न एटॉमिक थियरी, आधुनिक परमाणुवाद। ठीक है, आधुनिक परमाणुवाद किसने दिया? तो हम यहां एक आदमी का नाम नहीं ले सकते भाई। प्रोटॉन किसी ने खोजा, इलेक्ट्रॉन किसी ने खोजा, नाभिक किसी ने खोजा, न्यूक्लियस तो अलग अलग लोगों की खोजे हैं, वो एक साथ मिल रही हैं, तब डाल्टन को कुछ जगहों पे गलत कर पा रही हैं और फिर एक नया सिद्धांत आ रहा है। तो हम यहां पर किसी भी एक शख्स का नाम लेने वाले नहीं है बेटा। तो अब आइए इस थियरी के अकॉर्डिंग क्या है। पहली बात, वही पहला पॉइंट डाल्टन वाला कि हर एक मैटर जो है, हर एक परमाणु जो है वो छोटे कणों से मिलकर बना है, टीनी पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनको एटम बोलेंगे, जिनको हम परमाणु बोलेंगे। हर एक द्रव्य का निर्माण छोटे कणों से हुआ है, जिसे परमाणु कहा जाता है। दूसरी बात थी एटम इज अनकट, एटम इज अनडिविजिबल। ये डाल्टन ने बोला था, लेकिन भैया ये बात गलत हो गई। एटम अब अनडिविजिबल नहीं है, एटम क्या है? अब है एटम डिविजिबल। मतलब आधुनिक परमाणुवाद के अकॉर्डिंग, मॉडर्न परमाणुवाद के हिसाब से, मॉडर्न एटॉमिक थियरी के अकॉर्डिंग जो परमाणु है वो विभाज्य है। कम से कम किसमें? कम से कम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तो है ही। मतलब कोई भी परमाणु होगा तो उसमें ये तीनों कण तो जरूर होंगे। इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिव होता है जो ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन होगा जो धन आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन है जो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। एक प्रोटियम एटम ऐसा है बेटा जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन कहने का ये मतलब है ये स्थायी कण है, स्टेबल पार्टिकल्स हैं, परमाणु में रहेंगे ही रहेंगे, एकदम स्थायी निवासी है ना। बाकी कुछ अस्थायी कण भी होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, मेसॉन, ड्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। ये आते हैं, खत्म हो जाते हैं, अपना काम करेंगे, चले जाएंगे, किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, खुद अनस्टेबल होते हैं, लेकिन एटम की, न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए आते जाते रहते हैं ना। तो कहने का ये मतलब है अगर ये एटम के अंदर ही हैं तो कहीं ना कहीं एटम इनमें बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है? एटम अनडिविजिबल है, से डिविजिबल हो गया कि नहीं, विभाज्य हो गया कि नहीं? तो ये बात है कि परमाणु का निर्माण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नामक स्थायी कणों और तमाम अस्थायी कणों से मिलकर होता है। एटम इज मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड अदर अनस्टेबल पार्टिकल्स लाइक ड्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, ये सब। ठीक है, तो ये चीज हो गया। थर्ड पॉइंट आपने देखा था कि परमाणु कैसा था? स्फेरिकल था और न्यूट्रल था, मतलब उदासीन था और गोलाकार था और उदासीन था। आज भी परमाणु कैसा है बेटा? गोलाकार और उदासीन ही है। मतलब एटम का जो शेप है वो गोलाकार है और एटम का जो चार्ज है वो कोई चार्ज नहीं है आज भी। अब यहां देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, तब कैसे न्यूट्रल? तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं, सेम नंबर में हैं, और कुल मिला के इलेक्ट्रॉन एटम को क्या बना देते हैं? न्यूट्रल बना देते हैं। ये तीसरी बात थी। और फोर्थ पॉइंट तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ही कि ना ही आप इसको उत्पन्न कर सकते हो, क्रिएट नहीं कर सकते हो, और ना ही इसका आप इसको नष्ट कर सकते हो। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब डाल्टन का पहला पॉइंट जो था वो सही है, दूसरे में डाल्टन फेल किए, डिसअप्रूव हुए कि उन्होंने बोला अविभाज्य है लेकिन ये विभाज्य है। तीसरी बात भी इनकी सही थी, चौथी बात भी सही थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, डाल्टन और मॉडर्न एटॉमिक थियरी को एक साथ आप पढ़ेंगे, है ना, पैरेलल, तभी समझ में आने वाला है। फिफ्थ पॉइंट क्या था? फिफ्थ पॉइंट ये था कि उन्होंने बताया कि डाल्टन ने बताया कि एटम का जो फंडामेंटल कैरेक्टर है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, वो उसका एटॉमिक मास है, परमाणु भार है। लेकिन एटम की जो पहचान है, एटम की मेन पहचान, उसका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, उसका परमाणु भार नहीं बल्कि परमाणु क्रमांक है।
ए से दिखाते हो आप परमाणु भार को, एटॉमिक वेट को, और इससे क्या दिखाते हो, परमाणु क्रमांक को जेड से दिखाते हो। ये एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट, ये है एटॉमिक नंबर। तो किसी भी एटम की जो पहचान है वो परमाणु भार नहीं है, बल्कि क्या है, परमाणु क्रमांक है। जैसे देखो अभी हम लोगों ने बात की थी कि कार्बन है 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो क्या बताओगे भाई, ये तो तीन के तीनों कार्बन है। अब इसको पीरियोडिक टेबल में रखना हो तो हम कैसे अरेंज करेंगे, बट ये कार्बन 12 हो, 13 हो या 14 हो, सबका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो इसकी पहचान किसको रखा जाए, जो बदल नहीं रहा है उसको ना, तो एटॉमिक नंबर इसकी पहचान हो गई। इसीलिए नीचे नंबर लिखा जाता है, जूते के नंबर ना, और हम वेट कहाँ रखते हैं, ऊपर। तो किसी एटम को जब रिप्रेजेंट करते हो तो ये नीचे बेटा परमाणु क्रमांक होता है जेड, और भार कहाँ पे लिखा जाता है, ऊपर। ठीक है, तो ये चीज हो गई। 6th पॉइंट जो डाल्टन ने बोला था कि किसी भी परमाणु का कोई आप सेम एलिमेंट लेते हैं, उसके डिफरेंट एटम्स लेते हैं, उन एटम्स में सारी की सारी बातें सेम होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब डाल्टन ने जो बात बोली कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण एक जैसे होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सेम, है ना, सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज सेम। इसका क्या मतलब था कि जैसे मान लो सोडियम लिए, इसके 2 एलिमेंट्स लिए मान लो, तो सब सोडियम सोडियम होंगे और इनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो इसका एटॉमिक मास 23 और 24, ऐसे एलिमेंट्स बोले जाते हैं, ऐसे एटम्स बोले जाते हैं बेटा आइसोटोप्स, समस्थानिक। समस्थानिक क्या है, एक ही एलिमेंट है सोडियम, उसी के एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, एक ही तत्व है, इसके परमाणु हैं, ये 11Na23 भी, 11Na24 भी, लेकिन दोनों में आप यहां मास का डिफरेंस देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। तो ऐसे परमाणु जिनका क्रमांक तो एक ही होता है लेकिन भार अलग अलग होता है, ऐसे एटम्स जिनका नंबर तो सेम होता है बट मास डिफरेंट होता है, वो आइसोटोप्स बोले जाते हैं, समस्थानिक बोले जाते हैं। तो ये दोनों सोडियम के एटम्स हैं कि नहीं, सोडियम एलिमेंट के ही एटम है बट इनका मास डिफरेंट है। तो यहां आके डाल्टन गलत हो गए, क्योंकि उन्होंने बताया कि अगर एलिमेंट सेम है तो उसके सारे एटम्स एक जैसे होंगे, उनमें कोई डिफरेंस हो ही नहीं सकता। तो भाई ये डिफरेंस क्यों है फिर, ठीक है। तो ये समस्थानिक की बात हो गई, और यहां डाल्टन एक पॉइंट पे गलत हुए। नेक्स्ट पॉइंट जो था, आप अगर याद कर पा रहे हो अभी तुरंत की पढ़ी हुई चीज को, तो आपने पढ़ा कि दो अगर हम अलग डिफरेंट एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम ले लेते हैं, तो इनके एलिमेंट्स में इनके एटम्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी। मतलब आपने पढ़ा था ये चीज कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कोई सिमिलैरिटी हो ही नहीं सकती। तो यहां एक ऐसे गलत है कि जो 11Na24 अभी आपने देखा था, और मैग्नीशियम का भी मास 24 मिलता है, सोडियम का 23 वाला भी होता है, 24 भी होता है। तो भैया ये सोडियम का एटम है और ये मैग्नीशियम का एटम है, बट दोनों का मास कितना दिख रहा है, 24। इनको बोलते हैं बेटा आइसोटोप्स, समभारिक। या समभारी भी, जिनका वेट सेम है। तो लीजिए यहां भी मामला डाल्टन का फेल हो गया। इन्होंने बोला कि दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स में कोई सिमिलैरिटी हो ही नहीं सकती, दो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता नहीं हो सकती। तो फिर यहां तो समान हो गए 24। तो ये मामला था कि मतलब ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग एलिमेंट हो तो उनके एटम सेम नहीं हो सकते हैं। अगर वो आइसोटोप्स हैं,
सॉरी बेटा, ये हो गया आइसोबार, ये आइसोबार्स हैं, हिंदी सही थी इंग्लिश में। तो आइसोबार्स अगर हैं तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं, बट उनका मास क्या होता है, सेम होता है, एटॉमिक मास सेम हो जाता है। तो यहाँ भी डाल्टन गलत हो गए। और लास्ट पॉइंट डाल्टन का तो हम लोगों ने वहीं पे करेक्ट कर लिया था कि अगर 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं, से दैट 2a + b, तो जो A2B बना इसको आप कंपाउंड एटम का नाम नहीं देते हो, इसको हम कंपाउंड एटम नहीं बोलते हैं, बल्कि क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एटॉमिक स्टेट में हो ये जरूरी नहीं है, आगे चल के वो आयंस भी हो जाते हैं, तो इस वजह से मॉलिक्यूल जो है ज्यादा कवरेज देता है, अणु बोलते हैं, यौगिक परमाणु नहीं। मतलब जब 2 या 2 से अधिक तत्व सरल पूर्णांक में आपस में जुड़ते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, तो वो यौगिक परमाणु नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। When 2 or more than 2 elements combine in a simple ratio, then they form a molecule instead of compound atom, है ना। तो ये बेटा डाल्टन थियरी थी कि मॉडर्न वर्ल्ड में एक शख्स आया जिसने मैटर के अंदर झांका और ये जानने की कोशिश की कि मैटर के अंदर है क्या, तो है एटम, और उस एटम के अंदर क्या है। फिर उन्होंने बहुत डिस्कस नहीं किया, बोल दिया कि नहीं एटम अनडिविजिबल है, एटम के अंदर कुछ है ही नहीं। फिर कुछ लगातार डिस्कवरीज हुई और कहीं ना कहीं वो डिस्कवरीज मोटिवेटेड थी, इंस्पायर्ड थी डाल्टन थियरी से। अभी जब हम अगली क्लास लेंगे इस आपके क्लास के लिए 11th 9th के लिए, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, तो वहां पे हम लोग ये चीज डिस्कस करेंगे कि वो कहीं ना कहीं डाल्टन से ही इंस्पायर थे। तो फिर वहां से आप देखोगे कि डाल्टन के थियरी की वजह से तमाम खोजें होती गई और आज हमारे पास ऑर्बिटल्स वगैरह हैं, SPDF, हम एटम के बहुत अंदर तक पहुंच चुके हैं, एटम के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं। तो ये टॉपिक जो डाल्टन एटॉमिक थियरी है, ये पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए एक दरवाजा है बेटा। आप दरवाजे पे आज नॉक किए हैं, अब हम इसके अंदर एंट्री ले रहे हैं और अब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बड़े कायदे ढंग से पढ़ेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, वैलेंसी, हमने बात की कि ये बैकबोन है केमिस्ट्री के। ये यहाँ पे आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होके, बहुत ही फोकस्ड होके इन 3 चैप्टर्स को पढ़ना है। और अगर आप इनको पढ़ ले गए बिल्कुल फोकस्ड होकर के, तो आपको केमिस्ट्री सीखने से कोई रोक ही नहीं सकता। और अगर आप 12th में पहुंच चुके हैं और इनको नहीं सीखे हैं, तो आप इसको जल्दी जल्दी कवर करके एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड वैलेंसी कवर कर डालिए, तभी आप केमिस्ट्री से जुड़ पाएंगे। और नहीं तो केमिस्ट्री आप चलो बोर्ड आपने मान लिया कि आप कहीं और नंबर कवर कर लेंगे, आप नीट में जेई में कैसे नंबर कवर करेंगे। आप केमिस्ट्री में मामला गड़बड़ा जाता है, आप मैथ्स में पा रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स के करीब है, फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क के करीब है, और केमिस्ट्री में मामला फेल कर गया। तो आपको आपके गोल से कहीं ना कहीं केमिस्ट्री दूर भी ले जा सकती है, और इसको आप जरिया भी बना सकते हो उसके गोल के नजदीक पहुंचने का। और केमिस्ट्री के नजदीक आपको पहुंचाएंगे 3 चैप्टर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु संरचना, पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी, जिसको आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी बोलते हैं, है ना, आवर्ती वर्गीकरण और आवर्तिता, और 3rd चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। तो इनको आप बहुत कायदे ढंग से पढ़ेंगे और फिर आप एक जुड़ाव महसूस करेंगे केमिस्ट्री के साथ। तो वीडियोस देखिए, बने रहिए, एक सीक्वेंस में मामला चल रहा है, इसी ढंग से आप भी आगे बढ़िए। नोट्स बना सकते हैं तो नोट्स भी बनाते रहिए। कोई क्यूरी हो तो हमसे डिस्कस करिए कमेंट सेक्शन में। वीडियोस अच्छे लगते हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।